ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य को देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की एक नई पहचान बनी है। यह नया भारत है जो आतंकिस्तान में घुसकर आतंकियों का सुपड़ा साफ कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की बल्कि भारत की मजबूत धाक भी बना दी। अब कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की गुस्ताखी करने से पहले पाकिस्तान के परिणाम के बारे में सोचकर भी कांप उठेगा। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद देश में सियासत का दौर शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर देश में सियासत जारी है। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई होने तक विपक्ष ने संयम बरतते हुए इस मुद्दे पर खुद को राजनीति से दूर रखा, लेकिन सीज फायर को लेकर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही लग रहा है कि नैरेटिव उनके हक में है। दोनों पक्षों को लग रहा है कि नैरेटिव उनके साथ है। बीजेपी जहां राष्ट्रवाद की पिच पर शानदार पारी खेलने की रणनीति रच रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सेना का सियासीकरण करने का आरोप मढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ कई जनसभाओं को संबोधित किया है। पीएम मोदी अपने सभी संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे आक्रामक अंदाज में पाकिस्तान को लेकर और विपक्ष को लेकर निशाने पर रख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी की तरफ से देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाने की अटकलों को लेकर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की जमकर घेराबंदी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सिंदूर बांटने के दावों को ही गलत बताया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी सबसे पहले आदमपुर एयरबेस पहुंचे। पीएम मोदी ने आदमपुर में सैनिकों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया था, आपको याद होगा। इसके बाद पीएम मोदी बीकानेर, गुजरात के दाहोद, बिहार के रोहतास और यूपी के कानपुर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई बातें कही हैं, सुनिए। सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से घर घर सिंदूर बांटे जाने की अटकलों को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, आप और आरजेडी ने, आप सुनिए। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़
या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर। अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो। पहलगाम की पीड़ा इस देश के कण कण की, जर्रे जर्रे की पीड़ा हो गई। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर नागरिक उसको अपनी पीड़ा समझता था। बिहार ही नहीं, पूरा देश हम की भाषा बोलने लगा। हम, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप, मैं, मेरा, मुझको की जुबान बोलने लगते हैं। इतनी आत्ममुग्धता इस कद के लिए और इस पद के लिए उचित नहीं। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। ममता बनर्जी ने क्या कहा, अब ये भी सुन लीजिए। That time, Mr. Modi ji, not as a prime minister, you are as a prime minister, as a BJP president, you are criticizing the government, which government is giving you full support, defending the country like anything, and you are accusing the government. And do you want to blame the opposition at this time, at this hour, to politicize the things? Just as a BJP leader, Jumla party, BJP Jumla party, some people are saying, it is not I am saying, that hopping, dupping, Daggans party, who are doing garbage of lies. They loot and scoot the country, and it won't look nice to talk in this manner, in a big way. Regarding Operation Sindoor, though I don't have any comments, but please remember, every woman, they have a respect. They take Sindoor from their husband. एक साथ सभी विपक्षी दलों ने सिंदूर को लेकर के करीब करीब एक सा ही हमला आज बोला सरकार के ऊपर। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने क्या क्या बातें अब तक कही है, ये भी समझिए। 12 मई को दिल्ली में कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया। 13 मई को आदमपुर एयरबेस पर कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। 22 मई को बीकानेर से कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अब तो मोदी के नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। 26 मई को दाहोद में बताया कि आतंकियों ने जो कुछ भी किया, क्या भारत चुप बैठ सकता था। 26 मई को भुज में कहा कि सीना तान कर मैंने घोषणा की थी, आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। 27 मई को गांधीनगर में कहा कि सिंदूरिया सागर की गर्जना हर जगह दिख रही है। और 31 मई को रोहतास में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तरकश का एक ही तीर है, आतंक का फन फिर उठेगा तो भारत कुचल देगा। 30 मई को कानपुर में यानी कि आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है, आगे भी जारी रहेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर से अब विपक्ष की रणनीति पर क्या असर पड़ता नजर आ रहा है, इसको भी समझिए। बीजेपी को फायदा होने का अनुमान विपक्ष लगा रहा है। विपक्ष को बीजेपी का जन समर्थन बढ़ने की आशंका सता रही है। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक बड़ा मुद्दा तब बन गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिला। रैलियों में पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक का जिक्र किया। एयर स्ट्राइक को लेकर के विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष ने सेना के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया था। अब हर रैली में पीएम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हैं। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत करने का आरोप लगा रहा है। तो बीजेपी की रणनीति क्या है, यह भी समझिए। मजबूर बनाम मजबूत सरकार का संदेश देना, ब्रांड मोदी को मजबूत करने की कोशिश है बीजेपी की। रैली के
में बीजेपी के झंडे नहीं, तिरंगे, जाति धर्म से बड़ा है राष्ट्रवाद का मुद्दा, ये सब दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अब फोकस बढ़ाने की कोशिश है। बालाकोट वाला माहौल रिपीट करने का क्या प्रयास है और विपक्ष के सवालों को एंटी इंडिया साबित करने की भी कोशिश है क्या? ये तमाम वो सवाल हैं। तो आइए समझते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, करण वर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक और बादल देवनाथ साहब राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, करण वर्मा जी और बादल देवनाथ साहब। मैं इस राजनीति को आपके जरिए वाकई समझना चाह रहा हूं। सबसे पहले शुरू करते हैं करण वर्मा जी आपके जरिए कि क्या विपक्ष क्या कहना चाह रहा है, कहां पर विपक्ष सरकार को लेकर के विपक्ष में असंतोष है, किस बात को लेकर? देखिए अजय जी, ये एक विचित्र स्थिति है विपक्ष के लिए भी। उसमें से कई लोग तो शशि थरूर जैसे भी हैं विपक्ष में, असदुद्दीन ओवैसी जैसे भी हैं, जो अपनी छोटी लघु राजनीति, जो डोमेस्टिक राजनीति होती है, इस समय उसको किनारे रखकर ये एक संदेश दे रहे हैं कि भाई हमारे देश में तो 5 बनाम 100 हो सकता है, जैसे पांडवों और कौरवों में हुआ, पर अगर बाहर की कोई ताकत आती है तो हम संगठित होकर 105 है। कई लोगों को तो ये बात समझ आ रही है, पर कई लोगों को, जैसे कि ममता बनर्जी जी की अगर मैं बात करूं, वो इसमें भी राजनीतिकरण और आपस की खींचातानी में लगी हुई है। अब सिंदूर बांटने वाली बात कहां से आई, इस पर स्पष्टीकरण आ गया है बीजेपी की तरफ से भी कि भाई कोई ऐसी चीज नहीं है। और दूसरी बात, सिंदूर खेला का तो एक रस्म रही है ना, विजयदशमी के दिन, दुर्गा पूजा के आखिरी दिन, जिसमें विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और एक तरह से एक उत्सव मनाते हैं। तो पहली बात तो इस तरह की कोई बात बोली नहीं कि बीजेपी बांटेगी, और सिंदूर खेला की एक रस्म है यहां पर। तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी विचित्र स्थिति है। एक तरफ तो अभिषेक बनर्जी बाहर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ी सक्सेस है, हम सरकार के साथ हैं, पर साथ में ममता बनर्जी को यह डर सता रहा है कि कहीं इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को ना हो जाए, क्योंकि सारी पार्टियों को हुआ है। अगर मैं इंदिरा गांधी के जमाने की भी बात करूं, 1971 के युद्ध के बाद 14 में से 12 राज्य वो जीते थी चुनाव में। तो यह होता है, यह लाजमी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई राजनीतिकरण ना भी करे तो जनता में एक सेंटिमेंट जाता है कि भाई एक बहुत विशाल सक्सेस हुई है ऑपरेशन सिंदूर की। मैं तो कहूंगा 20-0 की सक्सेस है, 11 एयर बेसेस, 9 टेरर साइट्स। ऐसे में ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और यह ममता बनर्जी के लिए एक डाइवर्जनरी टैक्टिक भी है, क्योंकि उनको हाईकोर्ट से झड़प पड़ी है कि मुर्शिदाबाद में उनका अपना काउंसलर महबूब आलम शामिल था, और कस के फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने कि पुलिस मौक दर्शक बनी हुई थी जब लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, पूजा के स्थानों पे हमला हो रहा था। तो इस समय उनके पास ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए। ठीक है, बादल देवनाथ साहब, तो क्या जैसा करुण वर्मा जी कह रहे हैं कि विपक्षी दलों को यह डर सता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का राजनीतिक फायदा बीजेपी को न मिल जाए, इसीलिए ये सारी बयानबाजियां, ये सारी राजनीति, क्योंकि सिंदूर तो कहीं बांटा नहीं गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो करण जी ने जो ममता दीदी के बारे में 2-4 बातें की, ममता दीदी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया, पहले आपको समझना होगा और पूरे देशवासी को। जहां पर पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी यंग लीडर है, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, उनके देश का जो सिंदूर ऑपरेशन के बारे में और देश के बारे में जो बात रख रहे हैं, देश के सम्मान के लिए, और ये मोदी जी का सम्मान नहीं, देश का सम्मान। और उसी समय एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो देश के लिए बाहर घूम रहा है, डेलीगेशन में किया है, और मोदी जी को उस समय बंगाल में आके जहां पर सभा किया, अलीपुरद्वार जो चाय बागान इलाका है और आदिवासी इलाका है, लेकिन कल मोदी जी यहां पर आके सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 2-4 बातें किया और बंगाल का बदनाम किया, और कुछ नहीं है और कुछ नहीं था। लेकिन बंगाल में मोदी जी देश के राजा है, देश के प्रधानमंत्री है, और एक देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य के लोगों के लिए कुछ बातें, उनका जो बातें वो पूरे बंगाल के लोग, पूरा जिस राज्य में जाए उस राज्य का लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन 3-4 साल से बंगाल में 1,75,000 करोड़ रुपया ड्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। नहीं, ये बातें मैंने नहीं, बादल देवनाथ साहब, देखिए इतना वक्त नहीं होता है। बादल जी,
बादल जी, माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है। आप तो बहुत बड़ा पुलिंदा लेकर के बैठ गए। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष में बेचैनी क्यों नजर आ रही है। बहुत सीधा सा सवाल है मेरा, जो आज इतनी बयानबाजी है उसको लेकर के की गई। मैं और 10 सेकंड लूंगा सर, 10 सेकंड लूंगा। मैंने क्यों कहा, तो ऑपरेशन सिंदूर लेके बंगाल में आके राजनीतिकरण करना, ये मोदी जी को शोभा नहीं, देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। इसलिए सारे विपक्ष आवाज क्या नहीं शोभा देता है, क्या वहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी से डेलीगेशन विदेश में है, और यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर में मोदी जी जा रहे हैं। और कल बंगाल से बिहार से दूसरे राज्य, जहां पर 2026 में जो 3-4 राज्यों में इलेक्शन चुनाव है, और बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेके बार बार वो जो राजनीतिकरण करने का जो कोशिश, वो जो बोलने का जो क्या राजनीतिकरण है इसमें, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आप दोनों लोगों से कि क्या पीएम मोदी अगर जा रहे हैं कहीं, ठीक है, ओके, मैं फिर से आपको समझना होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मोदी जी का, भाजपा का नहीं है। जब ऐसा उन्होंने दावा किया है क्या? नहीं रहेंगे सत्ता में, कांग्रेस नहीं, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं। तब भी कुछ हमला होगा या युद्ध होगा, तो उसको लेकर राजनीति करना चाहिए। ओके, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं, आप दोनों मेहमानों के पास में आता हूं। ये जो आप चुनावों का जिक्र आपने किया, तो ये भी हम बताते चलते हैं कि कहां और क्यों इसके राजनीतिकरण की गुंजाइश बढ़ती है। आगामी चुनाव जो होने वाले हैं वो कहां पर होने वाले हैं। 2025 की ही बात करें तो बिहार में चुनाव होना है, 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, 2027 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, गुजरात। तो अभी 13 राज्यों में से 7 में एनडीए की सरकार है और यहां पर अगले 2 साल के भीतर चुनाव होने हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में जुटी हुई है और कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी इस पर जो बयान दिए हैं उसको भी सुनते चलिए। जब आपके कार्यकर्ता डिब्बियों और पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे, और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा? ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ये मैं बार बार कहता हूं। और पीएम मोदी का कार्यक्रम जिन जगहों पर हो रहा है उन सभी जगहों पर पोस्टर में ऑपरेशन सिंदूर नजर आ रहा है। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बुराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी को यह लगता है कि साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह इस बार भी राजनीतिक फायदा उसे मिल सकता है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी आक्रामक रूप से सियासी मैदान में उतर चुकी है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी विपक्ष को राष्ट्रवाद के मसले पर पस्त करके जीत भी चुकी है। और क्या अब यही डर विपक्षी दलों को सता रहा है कि इस ऑपरेशन सिंदूर का फायदा बीजेपी को आने वाले राज्यों के चुनावों में मिल सकता है? करण वर्मा साहब राजनीतिक विशेषज्ञ और बादल देवनाथ साहब राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम दोनों से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। करण वर्मा जी, ये आपने सुना कि क्या तमाम जो राज्यों में इलेक्शंस हैं उसको उसमें फायदा उठाने की पूरी एक कोशिश है बीजेपी की, उसके लिए यह कैंपेन छेड़ दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सिंदूर का ऑपरेशन? नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या बंगाल में अभी चुनाव है? 2026 में चुनाव है ना?
तो अब अगर हर चीज को इस तरह से हम देखने लग गए, क्या देश का एक प्रधानमंत्री जाकर जनता के बीच अपने आर्मी के शौर्य की बात भी नहीं शेयर कर सकता, वो भी नहीं साझा कर सकते? क्या हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा इस देश में? भाई हमारे देश ने एक विजयी ऑपरेशन किया, संजय राउत की कैसे हिम्मत हो गई कहने की ये फेलियर है? शर्म आनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं ऐसे टाइम पे। एक हमारा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ जिसमें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। देश की जनता के पास ही तो जाएंगे ना, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन्हीं सब राज्यों में तो जाएंगे, कर्नाटका में भी जाएंगे, देश के हर कोने में जाएंगे बात करने। कोई बंगाल में कल तो चुनाव है नहीं, बादल जी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। राजनीतिकरण बोल रहे हैं, क्या उन्होंने कहा मुझे इस पे वोट दो? और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, वैसे तो ना राजनीतिकरण हुआ ना वोट मांगा, पर अगर कल को इस पे वोट पड़ता है, पड़ना भी चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों, और बंगाल का उदाहरण देके बताता हूं। मैं पिछले 5 सालों से गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में 5 मीटिंग हो चुकी है, आपको जान के हैरत होगी, जहां बीएसएफ के लिए लैंड मांगी गई है स्टेट राज्य से कि बीएसएफ के लिए जमीन दीजिए ताकि हम बॉर्डर सिक्योरिटी और कर सके। ममता बनर्जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बीएसएफ को किस लिए हम जमीन दे, हमारे पे नजर रखने के लिए। जनता, बंगाल की जनता से कहा ये बीएसएफ वाले सेंटर की तरफ से आए हुए हैं। इस तरह की जब भाषा शैली हो, जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे एक मुख्यमंत्री, तो मैं तो कहता हूं ये एक मुद्दा भी बनना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने बनाया नहीं और चुनाव भी नहीं अभी, पर यह बनना चाहिए बात। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। कांग्रेस के जमाने से आज हम कहां पे आ गए हैं? 26/11 के बाद क्या किया था हम लोगों ने? आज मुंहतोड़ जवाब दिया है, और इसका एक सेलिब्रेशन होना चाहिए देश में। देश में नया नॉर्मल आया है कि अगर एक भी इस तरह की घटना हुई तो इसको एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। जनता के बीच में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री, तो किसके बीच में जाएंगे भाई? ये कहां से राजनीतिकरण हो गया? देवनाथ साहब, इस मौजूदा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन हथियारों के दम पर भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, अब खुद शहबाज शरीफ ने आज ही यह कबूल किया है कि वो ब्रह्मोस था जिसने वहां पर तहस नहस कर दिया उनके तमाम एयर बेसिस को। और इसका डेवलपमेंट होता है 2014 के बाद आई पॉलिसी के आधार पर। भारत में जब 30% ही हथियार हमारे अपने बन रहे थे, आज के दिन 65% बन रहे हैं। 2014 में मेक इन इंडिया, 2020 में आत्मनिर्भर भारत, उसी के ये नतीजे हैं। तो अगर सरकार की पॉलिसी के नतीजे ऑपरेशन सिंदूर में दिख रहे हैं, तो इस पर सरकार क्रेडिट क्यों ना ले? मेरा यह सवाल है। मैं सरकार या आपकी बात नहीं कर रहा, मेरा यह सवाल है। पॉलिटिक्स वैक्यूम में तो होता नहीं, कुछ भी चीज पॉलिटिक्स में वैक्यूम में नहीं होता। सर उससे पहले मैं कह दूं, करण जी राजनीति नहीं कहते, मुझे पता चल गया, क्योंकि बंगाल में राजनीति हर दिन हर साल चलता है। और विधानसभा चुनाव 26 मतलब अभी से तैयारी शुरू हो गया बंगाल में। ये भी बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है। लेकिन मैं आपका जो सवाल है, और इसमें उस सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। ये जो बीएसएफ का बात बोल दिया ना, मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, बांग्लादेश से जो लोग आए हुए थे, 1000-1500 लोग, और झारखंड से कुछ लोग, तुर्को से फंडिंग हुआ। सेंट्रल एजेंसी के पास रिपोर्ट था, बाद में भी रिपोर्ट गया, लेकिन यहां पर दंगा करके सब बांग्लादेश चले गए। लेकिन बीएसएफ चुपचाप था, बीएसएफ के पास कोई खबर नहीं था। और बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी? बीएसएफ के जमीन मांग रहा है, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही थी फिर? ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन बीएसएफ बोल रहा है, अमित शाह जी बोल रहा है, बॉर्डर से 50। सर लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब दे देते ना। आपको जमीन देना चाहिए, ये ऐसा नहीं होता है। दूसरा बात है जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता। सर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता से डिफरेंस क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन 2014 से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाई स्पीड ट्रेन, गंगा जमुना संस्कार बताया तो आपको कि 2014 में 30% हथियार भारत में बनते थे, आज 65% बन रहे हैं। लेकिन ब्रह्मोस से लेकर आकाश तक जिसने जलवा दिखाया वो अब भारत के बने हुए हैं। सिर्फ राम मोदी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति हजारों करोड़ लूट लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। और जो युद्ध के बारे में जो युद्ध किया, जो सैनिक, देश के जो सैनिक है, स्थल जल और नौ वाहिनी में, मैं उन सभी को और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष से, पूरे देशवासी के पक्ष से मैं फिर एक बार नमन करता हूं और श्रद्धा पूर्वक मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन ये 140 करोड़ लोगों का आत्मसम्मान का बात है। पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया है, एक दिन नहीं, हजारों साल से कर रहे हैं। समय इतना ही था, माफ कीजिएगा। वो अफगानिस्तान का नाम नहीं था तब से, जब पृथ्वीराज चौहान। ओके बादल साहब, करण जी आप माफ कीजिएगा, आई कैन नॉट कम टू यू।
मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बादल जी, करण जी।